जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इंडियन आर्मी का एक और ओरिजिनल पेपर करेंगे। ये जो ओरिजिनल पेपर है आर्म्ड क्रॉप्स का है, जिसका जो हेडक्वार्टर है या सेंटर है वो अहमदनगर है। और इस पेपर में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये देखो, ये पूरा ओरिजिनल पेपर है और इसको मैंने टाइप करके पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हो भाई। जैसे कि आपको पता है आज सैटरडे और सैटरडे को टेस्ट होता है, तो ये क्लास में टेस्ट हो रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, देखो वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं भाई। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में इनरोल कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था आपके पास कि भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं इन इंडिया इलेक्शन ऑफ लोकसभा आफ्टर हेल्ड आफ्टर एवरी ईयर। तो हर 5 साल बाद जो है लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं। अब देखो, मैं अगर लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा से आपके पास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लोकसभा, चलिए देखो, लोकसभा में 2-3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो चेंज हुई है और आपके एग्जाम में पूछ सकता है भाई। तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, PARLIAMENT, पार्लियामेंट। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इसे कहा जाता है निम्न सदन। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा जाता है, तो तब आप आंसर करोगे कि लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है या निम्न सदन भी इसे कहा जाता है भाई। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अगर बोलेगा कि लोकसभा में सीट कितनी है, मैक्सिमम सीट की बात करेगा, अधिकतम मैक्सिमम सीट की बात करेगा, अधिकतम सीट की बात करेगा, तो तब आप आंसर करोगे कि लोकसभा में अधिकतम, लोकसभा में कितनी सीट है, तो अब आप आंसर दोगे कि लोकसभा में 550 सीटें हैं। पहले कितनी थी? 552 सीटें थी। 2 सीटें जो है हट गई है। वो कौन सी हटी है? 2 एंग्लो इंडियन, जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मनोनीत करता था, जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था, वो 2 हट चुकी है। अगर आपके पास बोलेगा कि प्रेजेंट में या वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो तब आप आंसर दोगे कि वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 543 है। देखो, ये पहले 545 थी, 2 हट गई, अब प्रेजेंट में कितनी है? 543 है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि ये रिसेंटली चेंज हुआ है। अगर बात करेगा इनका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो तब आप आंसर करोगे कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 5 वर्ष का। अगर मैं इसकी आयु की बात करूं कि कितनी मिनिमम आयु होनी चाहिए, तो तब आप आंसर दोगे कि जो लोकसभा की मिनिमम एज होती है वो 25 वर्ष होती है भाई। यहां तक कोई दिक्कत तो बता दो। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इससे बाहर लोकसभा में आपके एग्जाम में नहीं आएगा भाई। चलिए थोड़ी सी मैं राज्यसभा की बात भी कर लूं। ठीक है, जब लोकसभा पढ़ लिया तो राज्यसभा भी पढ़ लेते। देखो, मॉक में यही फायदा होता है कि मॉक के साथ में वो सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ भाई। अब राज्यसभा में क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इसे कहा जाता है अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा जाता है, तो तब आप आंसर करोगे कि राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, या हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है भाई कि उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? राज्यसभा, या अपर हाउस क्या? राज्यसभा। अगर मैं इसकी सीट की बात करूं, अगर मैं इसकी मैक्सिमम सीट की बात करूं, कितने की? मैक्सिमम, अधिकतम सीट, तो मैक्सिमम इसमें कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम सीट इसमें होती है 250। कितनी होती है? 250, जिसमें से 12 सदस्य जो हैं, 12 मेंबर्स जो हैं, 12 सदस्य कौन चुनता है? राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, 12 मेंबर्स। अगर आपके क्वेश्चन में आए
कि जो प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा की कितनी सीटें नॉमिनेट करता है, तो तब आप आंसर देखो कि 12 सीटें नॉमिनेट करता है। 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट, PRISDENT। जो प्रेसिडेंट है हमारा कौन है, तो तब आप आंसर दोगे कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं। अब देखो ये 12 लोग होते कौन है, ये किसी साइंस से हो गया, आर्ट से हो गया, लिटरेचर से हो गया, क्रिकेट स्पोर्ट से हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या दे देते हैं, राज्यसभा की 12 सीटें मनोनीत कर देता है भाई। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो टेन्योर होता है या टाइम पीरियड जिसे आप बोलते हो कार्यकाल, तो बड़ा कंफ्यूज होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है भाई। कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। और लोकसभा का कितना होता है, तो तब आप आंसर दोगे कि लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। और इसकी एज क्या है, राज्यसभा बनने की न्यूनतम एज कितनी है, 30 साल है, 30 ईयर है। अब देखो इसी साल पूछा गया था ट्रेडमैन में कि राज्यसभा का जो स्पीकर है, क्वेश्चन ऐसे आया था कि जो आपका प्रथम उपराष्ट्रपति है, प्रथम उपराष्ट्रपति वो कौन है, ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट। तो तब आप आंसर दोगे जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति वही तो होता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है। यहां तक कहानी ठीक है। देखो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछेगा तो तब आप आंसर देखो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति भी होता है। कौन होता है, राज्यसभा का सभापति भी होता है। और राज्यसभा में 1/3 मेंबर्स जो होते हैं एवरी 2 ईयर, प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं भाई। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते रहते हैं, रिटायर होते हैं। तो यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा से आपके पास बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा भाई। कमेंट सेक्शन में बताना कि राज्यसभा का जो स्पीकर है वो कौन है और लोकसभा का कौन है। क्वेश्चन कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो बुक है वो किसने लिखी है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो बुक है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी है। किसने लिखी है, महात्मा गांधी जी ने। आगे है ब्लैक पर्ल। ब्लैक पर्ल के नाम से कौन जाना जाता है, तो पेले जाने जाते हैं। कौन, पेले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, तो आप सबको अभी मैंने बताया ऊपरी सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है भाई। किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो सबको पता होगा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो बना था आपका 1911 में बना था। अगर मैं बात करूं इंडिया गेट की, तो इंडिया गेट कहाँ है, तो तब आप आंसर दोगे कि इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में है। और कब बना था, 1911 में ये बना था। दोनों एक साथ ही बने थे भाई। चलिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। अब देखो मैं बात करूं अगर दयानंद सरस्वती, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडर आर्य समाज, आर्य समाज, तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी दयानंद सरस्वती ने। अगर मैं विवेकानंद की बात करूं, देखो विवेकानंद जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आजकल के युवाओं की प्रेरणा है स्वामी विवेकानंद, और इनके जन्मदिन पर यूथ डे भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, यूथ डे, जिसे आप बोलते हैं युवा दिवस, जो कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। अब देखो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी, अगर आपके एग्जाम में आए कि रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो तब आप आंसर दोगे स्वामी विवेकानंद। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत को कहा जाता है भाई। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है, तो तब आप आंसर दोगे वो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। अब देखो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो क्वेश्चन और बता दूं। जो महानदी है, तो महानदी पर एक डैम है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका हीराकुंड डैम। कौन सा,
हीराकुंड डैम। अगर आपके एग्जाम में आए कि हीराकुंड डैम जो है वो किस नदी पर है, तो तब आप आंसर दोगे कि हीराकुंड डैम महानदी पर है। और कहाँ स्थित है, तो तब आप आंसर दोगे ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। अगर मैं नर्मदा नदी की बात करूं तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम, बांध इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति करता है वो करता है आपका प्रेसिडेंट। कौन करता है, प्रेसिडेंट, जिसे आप बोलते हो हिंदी में राष्ट्रपति। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति कौन है, तो तब आप आंसर दोगे कि राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति से क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। तो देखो अगर आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति, ठीक है, जो डिफेंस होती है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन तीनों का जो चीफ होता है वो प्रेसिडेंट होता है भाई। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है भाई। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद है उन्हें ओथ बोलते हैं शपथ को, शपथ कौन दिलाता है, तो तब आप आंसर दोगे कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो तब आप आंसर दोगे ये है एनवी रमन, एनवी रमन। चीफ जस्टिस ऑफ कौन है, एनवी रमन है। ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आर्मी जीडी 2018 में आया था कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो महिला राष्ट्रपति थी आपकी कौन, प्रतिभा देवी पाटिल। कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, यहां तक कहानी ठीक है। अरे यहाँ है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है, तो एनवी रमन है, मैंने ऊपर बता दिया। प्राइम मिनिस्टर आपको पता ही होगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। और जो केंद्र सरकार की सारी शक्तियां होती है वो PM में ही होती है भाई। आगे आपसे कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 1761 में, 1761 में। अगर आपके एग्जामिनर ऐसे पूछता है जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ, तो तब आप आंसर देते ये हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि इसमें जो जीता था, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह और मराठा के बीच, उसमें जीत किसकी हुई थी, तो तब आप आंसर दोगे कि इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था भाई। अहमद शाह अब्दाली क्या हो गया था, जीत गया था। अब देखो आपके पास पानीपत को, आपको तीनों वॉर आपको पता होनी चाहिए, तीनों लड़ाइयाँ आपके पता होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, पहला युद्ध हुआ था पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1526 में। कब हुआ था, तब आप आंसर दोगे 1526 में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ, तो तब आप आंसर दोगे कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, तो इसमें जीत किसकी हुई थी, मतलब विनर कौन था, विजेता कौन था, तो तब आप आंसर दोगे कि इसमें विनर था बाबर। कौन था, बाबर। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में ये हुआ था। अगर आपके एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ, तब आप आंसर दोगे अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। अगर आपके एग्जामिनर ऐसे पूछता कि इसमें विजेता कौन था, तो इसमें विजेता था कौन, बताओ, अकबर। कौन था इसमें, अकबर क्या था,
विजेता था भाई। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। और 57 में आपका 1757 में शायद आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में किसका युद्ध हुआ था? प्लासी का। और प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के मध्य, जिसमें कौन जीत गए थे? अंग्रेज जीत गए थे भाई। आगे आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। आगे है आपके पास कि यूएनओ, जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अब देखो यूएनओ बहुत इंपॉर्टेंट है और यूएनओ से आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं यूएनओ की फुल फॉर्म की बात करूँ तो यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर आपके एग्जाम में आए कि यूएनओ डे कब मनाया जाता है, यूएनओ डे कब मनाया जाता है, और आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है यूएनओ डे, तो 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हो कि यूएनओ कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो तब आप आंसर दोगे कि यूएनओ की स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। हेडक्वार्टर मैंने बता दिया न्यूयॉर्क में। अगर बोले कि प्रेजेंट में, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है, यूएनओ में मेंबर्स कितने हैं प्रेजेंट में, तो यूएनओ में प्रेजेंट में 193 मेंबर है, 193 मेंबर्स हैं। कितने? 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान प्रेजेंट में जो महासचिव हैं वो कौन है, तो तब आप आंसर दोगे कि ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। बस भाई इतना ही क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। देखो जितना ज़्यादा आर्मी का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होता जाएगा उतना ही पेपर टफ आने की संभावना है भाई। आगे है फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनाया गया, तो फतेहपुर सिकरी आप सबको पता होगा किसने बनाया है, तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी बनाया। किसने बनाया? अकबर ने। निम्नलिखित में से लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है, तो लेडी विद द लैम्प आपका किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक है, अगर मैं सरोजनी नायडू की बात करूं तो सरोजनी नायडू को क्या कहते हैं, तो भारत कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत कोकिला। किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है भाई। भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? देखो अगर मैं नोट की बात करूं तो नोट सिर्फ 4 जगह में छपते हैं। जो आपके नोट्स होते हैं ना रुपए, वो कहाँ छपते हैं? वो सिर्फ 4 जगह छपते हैं। वो कौन कौन सी जगह है? तो मैसूर, नासिक और देवास और सालमुनी। कहाँ? सालमुनी। इन चारों जगह जो है वो वहाँ नोट छपाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? नासिक है आपका, तो नासिक। अगर सिक्के की बात की जाए, सिक्के कॉइन होते हैं, जो कॉइन कहाँ छपते हैं, तो सिक्के भी 4 जगह छपते हैं। कौन कौन सी जगह छपते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो सिक्के छपते हैं, पहला आपका छपता है नोएडा में, मतलब बनते हैं। दूसरा आपका मुंबई, तीसरा आपका कोलकाता और चौथा हैदराबाद। ठीक है, इन 4 जगह क्या है? सिक्के बनते हैं भाई। सेक्शन बी में आ जाते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम कौन सी लाइट होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम रेड लाइट होती है। बट रेड लाइट ऑप्शन में नहीं है, तो रेड लाइट के बाद कौन सी लाइट होती है, तो तब आप आंसर दोगे कि ब्लू लाइट होती है। कौन सी होती है? ब्लू लाइट। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, तो प्रमुख श्वसन अंग लंग्स है, फेफड़े हैं भाई। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, तो पाचन के पश्चात जो प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एमिनो एसिड में। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोशिका को। ठीक है, और सेल, कोशिका की खोज किसने की थी? बायोलॉजी वाले बताओ। रॉबर्ट
हुक ने कोशिका की खोज की थी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कब की थी, तो 1885 में की थी भाई। टाइफाइड किसके कारण होता है, तो टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है, और इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया भी यही बीमारी है, जिसमें क्या होता है, पानी को देखने में डर लगता है। पानी अगर आप देखोगे तो डर लगता है। जैसे आपको आज कुत्ते ने काट दिया तो असर आज नहीं पता चलता, असर इसके आने वाले 10-15 साल में पता चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है, तो टिन जो है एक अचुंबकीय धातु है। कौन सी है, टिन। बाकी तीन क्या है, चुंबकीय है, बाकी तीन मैग्नेटिक है। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, क्लाउड फ्लोट इन द एटमोसफेयर बिकॉज ऑफ दियर, क्या होता है भाई इसमें, तो इसमें जो है लो डेंसिटी होती है, कम घनत्व के कारण जो है बादल वातावरण में तैरने लगते हैं। मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। पता नहीं कितनी बार किस किस आर्मी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया कि आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है भाई। सॉरी। मछली किसके द्वारा सांस लेती है, तो मछली गलफड़े के द्वारा सांस लेती है, गिल्स के द्वारा सांस लेती है भाई। लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ऑक्सीलेशन कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है भाई। मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, जो ब्लड का रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट, तो एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट, 746 वाट। ठीक है, वाट किसकी यूनिट होती है, तो वाट पावर की यूनिट होती है। किसकी होती है, पावर की। पावर मतलब शक्ति, और शक्तिमान क्या लगा देता है, शक्तिमान वाट लगा देता है। याद रखेंगे, शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति से शक्तिमान, वाट से वाट। आगे बात कर लेते हैं एलपीजी की। देखो एलपीजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में एलपीजी और सीएनजी चलता रहता है। तो एलपीजी की जो फुल फॉर्म होती है, तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LIQUI, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, PETRALEUM, पेट्रोलियम गैस। देखो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका आंसर बता देता हूँ। जो एलपीजी है वो ब्यूटेन और प्रोपेन या प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, एलपीजी का मुख्य घटक, मेन, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो तब आप आंसर दोगे कि एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। अगर मैं सीएनजी की बात करूं, सीएनजी, तो देखो सीएनजी जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, कंप्रेस्ड, COMPRESSED, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, NATURAL, नेचुरल गैस। और जो इसका मेन कंपोनेंट होता है, मुख्य घटक जिसे बोलते हो, मेन कंपोनेंट, मुख्य घटक, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन, METHANE, मीथेन। और मीथेन को क्या भी कहा जाता है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मार्स गैस किसे कहते हैं, मार्स गैस, तो आंसर दोगे मीथेन। और फॉर्मूला क्या होता है मीथेन का, CH4। यहाँ तक कहानी ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक है। मीथेन का अगर फॉर्मूले की बात करें या मार्स गैस पूछे, तो तब आप आंसर दोगे कि CH4 क्या होती है, मार्स गैस होती है भाई। यहाँ तक कहानी ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो भाई। शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 7% होती है। अगर आपके लीटर में बोले तो लगभग 4.5 से लेकर लगभग 5.5 लीटर तक अप्रोक्सीमेट होती है। ठीक है, सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सी आपके पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे और बहुत आसान से क्वेश्चन थे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। फाइंड द लीस्ट द नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 175 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर।
अब देखो 175 से अगर आप 7 माइनस करोगे, 175 से अगर -7 करोगे तो आपके पास आएगा 168। तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। इसको माइनस करोगे तो 173, ये भी नहीं होता। 3 को माइनस करोगे तो 172, ये भी नहीं होता। अगर 6 को माइनस करोगे तो 169 आपके पास आएगा। और 169 किसका होता है? 13 का स्क्वायर होता है। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर रहेगा भाई। आगे है, एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपको अगर फॉर्मूला पता होता है वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ सर्कल, देखो आर दे रखी है, रेडियस दे रखी है 28 मीटर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, या आप इसे इंग्लिश में बोलो एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दे रखी थी 22/7 इंटू कितना, 28 इंटू 28। स्क्वायर मतलब किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इंटू 28, मल्टीप्लाई कर दो 88 इंटू 28, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 64 और 4 70, 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 4 6 7 7 14, 1 2 2464 है, 2464। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा मीटर स्क्वायर। एक मोटरसाइकिल 140 किलोमीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है। किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात करो। देखो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, DISTANCE, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। दूरी बटा समय, क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपको मीटर पर सेकंड दिया रहे और आपको किलोमीटर में चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो? किलोमीटर। तो आप मुझे बताओ कि मीटर पर सेकंड एक छोटी यूनिट है और किलोमीटर पर आवर क्या है? बड़ी यूनिट है। तो आप कभी भी आपको बड़ी यूनिट में चेंज करना हो तो बड़ा वाला ऊपर लिखना, छोटा वाला नीचे लिखना। और कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को, बड़ी यूनिट है किलोमीटर पर आवर को, मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करोगे? छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं पढ़ो। एक साइकिल सवार 140 मीटर की दूरी, मतलब डिस्टेंस आपके पास दी है, जिसे आप क्या बोलोगे? दूरी बोलोगे। दूरी आपके पास दी है कितनी? 140। टाइम आपके दिया दिया है, समय आपके पास दिया है, कितना दिया है? 18 सेकेंड। तो आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो दूरी बराबर क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 140 अपॉन 18, ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में तो कितने से चेंज कर दो? 18/5। तो 18/5 से कर रहे होंगे तो 18 से 18 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 8 पंजे 40, 28 किलोमीटर पर आवर। ओ सॉरी, कितना हो गया? 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 चौको 20, 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा भाई। यहाँ तक कहानी ठीक है? बोलो हाँ या ना। देखो कभी कभी वो सीरीज के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी पूछ देता है। इस बार भी उसने सीरीज का क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी पूछा था, 2021 के काफ़ी पेपरों में देखने के लिए मिला। 43, 45 बिल्कुल सिंपल है। 39 को अगर मुझे 41 बनाना है तो एक ही सिंपल है, +2 करना पड़ेगा। 41 को 43 बनाना है तो +2, यहाँ भी क्या? +2। तो आगे भी क्या करना पड़ेगा? +2, क्योंकि सीरीज पता चल गई, जो सीरीज बन रही है हमारी +2 +2 +2 की बन रही है, तो आगे भी +2 होगा। और 45 में अगर आप +2 करोगे तो आएगा आपका 47। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा भाई। एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब जो चीज़ आप खरीदते हो वो होता है आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य पर कोई भी चीज़ आप खरीदते हो जिसे आप क्या बोलते हो? कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोलते हो। तो वही तो आपको निकालना है। और बोल रहा है बेच रहा है 6800 में, मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आपके पास कितना दिया है? 6800।
यहाँ तक कहानी ठीक है। और आपको लॉस हो रहा है कितने का, हानि हो रही है कितने की, 75% का लॉस हो रहा है भाई। यहाँ तक कहानी ठीक है। चलिए अब देखते रहिए भाई, आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एसपी बराबर, एसपी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर आपके पास होता है क्रय मूल्य, जिसे आप हिंदी में बोलते हो कॉस्ट प्राइस, 100 माइनस लॉस, अगर प्रॉफिट हो तो प्लस कर दो, 100 माइनस हानि अपॉन 100। वैल्यू पुट करनी है, बाकी क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्या खत्म। देखो एसपी आपको 6800 दिया है, सीपी आपको निकालना है, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 75, और 100 माइनस 75 करोगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 6800 इक्वल टू 25 का क्रय मूल्य अपॉन 100, जिसे आप सीपी बोलते हो। ठीक है, अपॉन 100। तो ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो आप बोल रहे होंगे 6800 अपॉन 25 इक्वल टू कितना, 6800 इंटू 100 अपॉन 25 इक्वल टू क्रय मूल्य। काट दो, 25 चक्कू 100। ठीक है, अब देखो आंसर निकालने का सिंपल तरीका है, मल्टीप्लाई कर दो। 68 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो बढ़ा दें तो 8 चक्कू 32, कैरी 3, 6 चक्कू 24 और 3 24 और 3 27, 27200, 27200। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। देखो सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर था, बहुत ही सिंपल सा था कि एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 70 आता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। बहुत सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगाते बहुत आसान था। अ नंबर इज इंक्रीज बाय इटसेल्फ एंड गिव्स 5 और रिजल्ट बिकम 17, द नंबर इज। एक संख्या में वही संख्या जोड़े, मतलब 2 में अगर तुम 2 जोड़ रहे हो, 2 में 2 जोड़ने पर तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आना चाहिए। तो 2 और 2 4 और 5 कितना, 9। तो ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंसर आपको क्या चाहिए, 17 चाहिए। दूसरा चेक करते हैं, 6 में अगर 6 जोड़ोगे तो 12 होता है, और 12 5 क्या होता है, 17। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 6 और 6 12 और 12 5 17। देख एक संख्या में वही जोड़ने पर, तो 6 में वही जोड़ो, 6 कितना हो गया, 12 हो गया। और उसमें कितने जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर, 12 5 17, क्या आता है, 17 आता है। और देख लो, चेक कर लो, इन दोनों को भी चेक कर लो, बट इन दोनों में 17 नहीं आएगा भाई। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आयु 1900 रुपये है। यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। प्रबंधक की आय ज्ञात करो। तो देखो 20 श्रमिक हैं जो वहाँ काम करते हैं, 20 श्रमिकों की औसत आय कितनी है, 1900 है। तो 20 श्रमिकों की औसत आयु का योग कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 20 इंटू 19 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा फॉर्मूले से। तो 19 दूनी 38, ये 3800 रुपये हो गया। अब कह रहा है यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए, तो पहले तो 20 श्रमिक ही श्रमिक थे, मतलब 20 एम्प्लॉय या 20 वर्कर ही वर्कर थे, और एक कौन आ गया, मैनेजर आ गया। ठीक है, मैनेजर आ गया, तो टोटल 21 हो गए। अब 20 तो श्रमिक हो गए और एक मैनेजर हो गए, तो इनकी औसत आय कितनी दे रखी है, तो इनकी औसत आय दे रखी है आपके पास 2000। तो इनका योग जो है वो कितना हो जाएगा, तो तब आप आंसर दोगे कि 21 इंटू 200 कर लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4200 रुपये। अब देखो मुझे ये बताओ, ये 20 श्रमिकों की औसत आयु का योग कितना है, 3800, और ये 21 लोगों की औसत आयु का योग है 4200। आप मुझे बताओ कि अगर मैं 21 में से 20 घटाता हूँ तो जो मेरे पास एक बचेगा वो कौन बचेगा, प्रबंधक बचेगा, मैनेजर बचेगा। तो अगर मैं 4200 रुपये में से 3800 घटाता हूँ तो मेरे पास मैनेजर की इनकम नहीं आ जाएगी। तो मैनेजर की इनकम कितनी आ गई, 4000 रुपये। 4000 रुपये आंसर। ये वाला जमाना है, हाँ 2000 मतलब 2000 सन का, 2001 2000, जब मैनेजर की सैलरी 4,
अब इसमें मैनेजर की सैलरी आज के टाइम पे देखे तो 50-60 हज़ार से कम नहीं है। हाँ, ये पुराना ज़माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ अ टायर इज 7 सेंटीमीटर व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 50 रोटेशन। मतलब एक टायर की त्रिज्या आपके पास दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछा हुआ है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है ये आर्मी के, और काफ़ी विद्यार्थी से स्किप करके आ जाते हैं। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है उसको लिख दिया करो। आपको दे रखा है रेडियस ऑफ टायर, टायर की त्रिज्या, तो मैं लिख देता हूँ RADIUS, रेडियस ऑफ टायर कितना दिया है, तो तब आप बोल रहे होंगे 7 सेंटीमीटर दे रखा है भाई। ठीक है, हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में इसे कहते हैं टायर की त्रिज्या, त्रिज्या लिख देता हूँ। ठीक है, टायर कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है। अब देखो अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो 50 चक्कर लगाने हैं। कितने चक्कर दे रखे, 50 चक्कर। रोटेशन कितने दे रखे, 50। इंग्लिश में बात करूं तो ये कितना है, 50, ROTATIONS। ठीक है, अब मुझे बताओ कि एक घुमाओ, अगर वो एक घुमाओ घूमेगा मतलब एक रोटेशन लेगा, मतलब जब वो एक रोटेशन लेगा तो वो कुछ एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप उसका निकालोगे क्या, तो आप उसकी परिधि निकालोगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालोगे। ठीक है, तो एक रोटेशन के लिए आप उसकी क्या निकालोगे, तो एक रोटेशन के लिए आप उसकी क्या निकाल दोगे, परिधि, क्योंकि गोल होता है ना टायर, तो सरकमफ्रेंस निकालोगे, परिधि निकालोगे। तो जो परिधि का फॉर्मूला होता है जिसे आप हिंदी में बोलते हो सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि, तो वो कितनी होती है, तो 2πr होती है वृत्त की परिधि, आप सबको पता होगा। अब r की वैल्यू अगर आपके पास है तो आप यहां से बोलोगे 2 × 22/7, और r की वैल्यू कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, तो 7। अब देखो 7 से 7 कैंसिल और 22 दूनी 44 आ गया, कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ कि एक चक्कर में वो 44 सेंटीमीटर जा रहा है, तो चक्कर कितने मारने, तो 50 रोटेशन मारने, कितने मारने, तो आप बोल रहे होंगे कि 50 रोटेशन उसे कवर करने हैं, 50 चक्कर मारने हैं। ठीक है, तो एक चक्कर की अगर वो 44 सेंटीमीटर मार रहा है तो 50 चक्कर में कितना मारेगा, तो 5 चक्कू 20 कैरी 2, 5 चक्कू 20 और 2 22, 1 0 बचा, 2200 सेंटीमीटर, 2200 सेंटीमीटर। अब आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो आपको मीटर में दिख रहे हैं, तो अगर आपको इसको मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर दो सिंपल, तो आप बोल रहे होंगे 2200/100, 0 से 0, 0 से 0, तो ये आपका आंसर आ जाता 22 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत आसान क्वेश्चन था, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना था। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, टाइम एंड वर्क में था, टाइम एंड वर्क का था। और देखो अगला क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल सिंपल है और टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन थे, आप यहाँ से 2 नंबर अपने पक्के कर लेते। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो मैं लिख लेता हूँ ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक है। चलिए ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तो मैंने लिखा सी और ए कर रहे हैं 20 दिन में। आगे लाइन पढ़ो, और कह रहा है बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, और बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। यही है। देखो सबसे पहले आपके पास टाइम एंड वर्क मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, सबसे पहले आपको लेना पड़ता है इन तीनों का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा आपके पास कितना, 60। ठीक है, और जो ये 60 होता है ये होता है आपके पास टोटल वर्क। क्या होता है, टोटल वर्क, जिसे अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में कहा जाता है इसे पूरा कार्य। जो आपको किससे कराना है, तो वो कराना है आपको तीनों मिलकर एक काम को एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मतलब ये काम आपको ए बी और सी से कराना है। ठीक है, देखो जिसने टाइम एंड वर्क का लेक्चर नहीं देखा वो टाइम एंड वर्क का लेक्चर देख लेना। अगर आपने वो टाइम एंड वर्क देख लिया तो उसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी।
अब देखो इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, कार्य क्षमता निकालते हैं कि ए और बी जो है एक दिन में कार्य कर कितना रहे हैं। आप मुझे बताओ प्यारे साथियों, अगर 12 दिन में 60 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा? तो आप बोलोगे 5 वर्क पर डे, क्योंकि 12 पंजे 60, 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम, समझ गए? 12 पंजे 60। अब 15 दिन में अगर 60 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा? तो आप बोलोगे 15 चौको 60, 4 वर्क पर डे जो है बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं। और सी प्लस ए की बात करो तो 20 तिया 60, 3 वर्क पर डे जो है सी और ए कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब देखो आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 5 और 3 8 और 4 12, मतलब 12 वर्क पर डे जो है कौन कर रहा है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, यही तो कर रहे हैं। 12 वर्क पर डे ये सब मिलके कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ आपको निकालना क्या है? यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाए, यही पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ यहाँ क्या है? 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, तो 2 को मैं कॉमन ले लूँ और अंदर मेरे पास क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। इफिशियंसी यहाँ 12 है तो ये 12 ये नीचे आ जाएगा, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 12/2 ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ गई मेरे पास? 6 वर्क पर डे। इन तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई? 6 वर्क पर डे। आप सबको पता होगा कि टाइम बराबर क्या होता है? जब भी आपको समय निकालना है तो समय बराबर होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क जिसे आप बोलते हो पूरा कार्य अपॉन इफिशियंसी, मतलब कार्य करने की क्षमता, ठीक है। देखो 2 आदमी है, एक हट्टा कट्टा आदमी है, वो काम जल्दी जल्दी करेगा, ज़्यादा काम करेगा। मतलब देखो 2 आदमी है जिम में, एक आदमी जो है 50 किलो उठा रहा है और एक पतला सा लड़का 20 किलो उठा रहा है, तो ऑब्वियस बात है जो 50 किलो उठा रहा होगा उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी और जो 20 किलो उठा रहा होगा उसकी इफिशियंसी कम होगी, कार्य क्षमता जिसे आप बोलते हो। तो टोटल वर्क आपने बोला कि सर यहाँ से 60 है और इनकी इफिशियंसी हमने 6 निकाली, तो 6 कम 6, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तीनों मिलकर अगर काम करें तो काम 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बोलो हाँ या ना। अगर यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है भाई। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर whose height is 15 सेंटीमीटर and the radius of the base is 7 सेंटीमीटर। हिंदी में बात करूं तो एक वृत्ताकार बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और आधारों की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखो पहले हम वो चीज़ लिखते हैं जो आपको हमें दी गई है। तो सबसे पहले हमें हाइट दी है भाई। अब किसकी हाइट दी है? तो आपको दी है हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। तो मैं लिख लेता हूँ हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, CICULAR सर्कुलर सिलेंडर कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है उसे भी लिख लेता हूँ। और हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में इसे कहा जाएगा कि ऊंचाई, वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा तो आंसर के लिए जगह नहीं बचेगी। और हमें क्या दिया है? हमें आधारों की त्रिज्या दी है कितनी? तो लिख लेता हूं आधारों की त्रिज्या, जिसे आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? रेडियस ऑफ द बेस, RADIUS, रेडियस ऑफ द बेस। अगर आपको मेंसुरेशन में क्षेत्र मिति में फॉर्मूले नहीं पता तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? वृत्ताकार बेलन का आयतन क्या होता है? तो तब आप आंसर दोगे कि V इक्वल टू होता है πr²h। V इक्वल टू क्या होता है? πr²h, ठीक है। वृत्ताकार बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। पाई की वैल्यू सबको पता होगी 22/7 होती है। आर की वैल्यू 7 दे रखी है, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर मतलब उसका 2 बार मल्टीप्लाई इनटू, और क्या दे रखा है? हाइट दे रखी है भाई, त्रिज्या दे रखी है और हाइट दे रखी है। तो बिल्कुल सिंपल है, 7 से 7 कट गया। अब मेरे पास बचा क्या?
22 इंटू 7 इंटू 15। सॉल्व करता हूँ, 7 दूनी 14 कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15 इंटू 15। अब देखो 15 की टेबल तो बहुत आसान होती है, 15 चौकू 60 कैरी 6, 15 पंजे 75 और 75 और 6 होता है आपका 81 कैरी 8, 15 एकम 15 और 15 8 23 होता है, तो 23 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। कहानी ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला आता तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर रहे होते। क्वेश्चन कह रहा है यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा जो है 20 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करो। आपको एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर रीजन का 560 और एक साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो आपको पेरीमीटर पूछ रहा है। तो देखो भाई मैं लिख लेता हूँ, क्या दे रखा है आपको, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 560, ठीक है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर जिसे आप बोलते हो, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, ठीक है, 560 दे रखा है। और क्या दे रखा है भाई, तो आप बोल रहे होंगे कि आपके पास भुजा दे रखी है, ठीक है। इसकी एक भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। भुजा मतलब साइड आपके पास दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आपके पास फॉर्मूला होता है कि आयत का क्षेत्रफल आपके पास क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर होता क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल आपके पास होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। क्या होता है, L इंटू बी। अब देखो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 560 सेंटीमीटर, ठीक है। एक भुजा आपके पास दे रखी है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई यहाँ से निकाल लो, तो ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी, तो आप बोलोगे 560/20, तो 0 से 0, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो चौड़ाई कितनी आ गई, 28 आई नहीं आई, बोलो हाँ या ना। तो ये तो हमने चौड़ाई निकाल दी। अब देखो निकालना क्या है, निकालना है आपका परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो लिखो भाई पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर, आयत का परिमाप, ठीक है। हिंदी इंग्लिश सबको समझ में आ रही है ना, तो बता देना भाई किसी को अगर प्रॉब्लम होगी। 2L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई दे रखी है आपको 20, चौड़ाई आपने निकाली 28, ठीक है, 28 निकाली, दोनों को प्लस कर दो, तो 2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 20 और 20 40 और 48 का डबल कितना होता है, तो देखो कैसे करोगे, 8 दूनी 16 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल मेड 1 मीटर वायर, 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको समझ में ना आए तो वो इसका आंसर ही याद कर लेना, ठीक है। बट मैं इतनी आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप सबकी समझ में आ जाएगा। अब देखो ये 1 मीटर है क्या, तो 1 मीटर ये है वृत्त की परिधि, सरगम फ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो यहां से आपको क्या दे रखा है, तो आपको दे रखी है वृत्त की परिधि, ठीक है। वो कितनी दे रखी है, तो तब आप बोलोगे कि वृत्त की परिधि दे रखी है 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर वायर है वो, ठीक है। और देखो इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सरगम फेरेंस ऑफ सर्कल, 1 मीटर। अब देखो आपके पास आपको 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से, एक तो आपको सरगम फ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि या वृत्त, और दूसरा एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले में लिख लेता हूं। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो तब आप आंसर दोगे कि इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में कहा जाता है इसे सरगम फेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। क्या हो गया 2πr। देखो अगर मैं इसमें बात करूं कि एरिया ऑफ अ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ सर्कल, यही तो निकालना है। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है आपके पास πr स्क्वायर। अब देखो 1 मीटर आपके पास दे रखा है, वृत्त का सरगम फ्रेंस ऑफ अ सर्कल 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ वैल्यू दे रखी है 2
इंटू पाई का मान होता है 22/7 और आर की वैल्यू तुम निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बराबर क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो 22 दूनी 44, तो 7/44 मीटर आपके पास क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई। चाहे आप इसे अभी सेंटीमीटर में चेंज कर दो या बाद में कर देना, क्योंकि आंसर आपके पास सेंटीमीटर में और ये हमें काई में दे रखा है मीटर में। तो चलो मैं बाद में कन्वर्ट कर दूंगा। एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आप बोले होंगे पाई का मान 22/7 होता है, आर की वैल्यू हमें मिली 7/44, तो 7/44 इंटू 7/44, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, मतलब हमारे पास आंसर क्या है 7/88। बट ये हमारा किस में आया है, ये हमारा मीटर में आया है। आपको क्या चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 7 इंटू 100 अपॉन कितना 88। ठीक है, तो आपने इसे किस में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो ये लगभग आंसर, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ रहा होगा 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है ऑप्शन में, ऑप्शन सी। आप इसे कैलकुलेशन कर लेना भाई, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। और वैसे तो सबको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही समझना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 30, 53, 99 टू लीव द सेम रिमाइंडर। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर उसका लघुत्तम समापवर्तन क्या होगा। ठीक है, HCF भी आप इसका HCF मेथड से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको एक सिंपल बेसिक सा मेथड बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलोगे। अब आपको रिमाइंडर क्या चाहिए, सेम चाहिए, तो सेम रिमाइंडर कैसे आएगा आप चेक कर सकते हो। जैसे आप क्या करो, सबको डिवाइड करके देख लो। जैसे देखो 30 को डिवाइड करो 13 से, ठीक है, तो 13 दूनी 26, कितना बचा, 4 रिमाइंडर बचा। ठीक है, फिर करो 19 को करो, फिर करो आप 53 को करो 13 से, तो 13 चक्कू 52, 2 रिमाइंडर बचा। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि रिमाइंडर क्या चाहिए, सेम चाहिए, तो एक ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। फिर करो 19 से, ठीक है, किसको, 30 को, तो 19 एकम 19, कितना बचा, 11 रिमाइंडर बचा, 11 रिमाइंडर बचा। फिर 19 को कितने से करो, 53 से, देखो तो होता है 19 दूनी 38 होता है, 19 दूनी 38 होता है। तो 53 में से 38 माइनस करो तो 19 दूनी 38, 19 तिया 19, 3 से कितना होता है, 9 तिया 27 करी, 2 9 3 कम 3 2 5 57। ठीक है, तो 19 दूनी के आसपास होगा, 19 दूनी 38 होगा। तो 53 से आप 8 माइनस करोगे, 13 में से 8 गया, 8 और 5, ठीक है, और 4 15, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। फिर तीसरा चेक करो। अब देखो चेक कर कैसे रहे हम, देखो हम ये कर रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, 13 को डिवाइड कर रहे हैं 30 से, 30 को डिवाइड कर रहे हैं 23 से, हर एक नंबर से चेक करके देख रहे हैं ताकि हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो 23 एकम 23 होता है, कितना रिमाइंडर बचा, 7 रिमाइंडर बचा। फिर हम किसको करो, 23 से 53 को करो, 23 दूनी 46 होता है, ठीक है, 13 में से 6 गया, रिमाइंडर 7 बचा। फिर 99 को करो 23 से, तो लगभग 25 चक्कू 100 होता है। तो 23 तिया 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 23 चक्कू कितना होता है, 23 चक्कू 4 तिया 12 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 92, 4 बार 92, और 9 में से 7, 9 में से 2 गया, कितना 7। तीनों टाइम्स में हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हमें रिमाइंडर ही तो सेम चाहिए था। दूसरा HCF का बेसिक शॉर्ट मेथड है, थोड़ा सा लेंदी है पर आप घूम जाओगे, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4725 एंड देयर HCF इज 15, व्हाट विल बी LCM ऑफ दिस नंबर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4225 है, 4725 है और उसका महत्तम समापवर्तन 15 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तन ज्ञात करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए।
देखो ये क्वेश्चन आपके पास आता है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 4725 है, और क्या दिया है हमें, महत्तम समापवर्तन मतलब HCF दे रखा है कितना 15, और LCM आपको निकालना है, क्या निकालना है LCM। तो ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी 4725/15, 15 3 45 होता है, कितना बच गया 2 बच गया, 15 एकम 15 क्योंकि 22 हो जाएगा, और 15 7 22 होता है, 15 पंजे 75, 315 है ऑप्शन में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कभी कभी इसमें क्या बोल देता है कि पहली संख्या दे देगा आपको, ठीक है, और बोलेगा कि इनका LCM HCF इतना इतना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, उसमें भी यही फॉर्मूला लगता है भाई, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे होंगे ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, सारे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन अ म्यूजिक स्कूल 70% स्टूडेंट आर बॉयज, इफ द टोटल गर्ल्स आर 255 देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो आप जब भी स्कूल में पढ़ते रहे होंगे तो स्कूल में हमेशा क्या मानते हैं कि 100% टोटल क्या होते हैं स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने मानते हैं 100% मानते हैं, बोलो मानते नहीं मानते। चलिए अब 100% में से बोल रहा है कि 70% जो है बॉयज़ हैं, 70% क्या है बॉयज़, तो गर्ल्स कितनी होगी 30% होगी, नहीं होगी, गर्ल्स 30% होगी। और बोल रहा है लड़कियों की संख्या 255 है, तो 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 255, क्योंकि ये भी गर्ल्स है और वो भी गर्ल्स है, यहाँ से 1% निकाल देंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी 255/30। टोटल कक्षा में 100% स्टूडेंट है, तो 100% की वैल्यू निकाल दोगे तो यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी कितने का मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई, तो 255/30 × 100। सॉल्व कर रहे होंगे 0 से 0, 3 8 24, 1 बचा 3 पंजे 15 50। तो मतलब टोटल 100% आपने स्टूडेंट माने थे, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 850। अब देखो ये तो है आपके पास टोटल स्टूडेंट, मतलब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो तब आप आंसर दोगे कि 850 जो है कक्षा में टोटल स्टूडेंट है। अब गर्ल्स आपके पास 255 दी है, तो अगर आप मुझे बताओ अगर आप टोटल में से माइनस कर दोगे गर्ल्स को तो नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएंगे, तो टोटल है 850, गर्ल्स है 255, माइनस कर दो भाई, 850 में से आपको माइनस करना है 255, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 बच गया 14 हो गया, 14 में से 5 गया कितना 9 बचा, यहाँ 7, 7 में से 2 गया 5, 595 आपके पास क्या आ जाएगा बॉयज़ आ जाएंगे, ठीक है कहानी बॉयज़ आ जाएंगे। या तो आप 850 का 70% भी निकालोगे तो वही आएगा, देखो 850 का 70% निकालो 595 ही आएगा टोटल का, ठीक है। 8 5 7 35 कैरी 3 7 7 8 56 57 58 59 595। तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो बात तो एक ही है। रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगले 5 क्वेश्चन हमारे पास रीजनिंग के थे। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। आफ्टर दिस टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। हिंदी में बात करूं तो एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और उसके बाद उत्तर की तरफ मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। वह आदमी शुरुआती चिन्ह से कितनी दूर है। सिंपल न्यूज़ से आप इसे याद करोगे NEWS, जो सभी देखते होंगे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 डायरेक्शन होती है, आपको पता होना चाहिए। हिंदी में पढ़ रहा हूँ। एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो वो 1 किलोमीटर कहाँ चल रहा है पूरब की ओर चल रहा है। ये पूरब है, 1 किलोमीटर चल रहा है। आगे क्वेश्चन पढ़ो। और फिर दक्षिण की ओर मुड़ रहा है और दक्षिण नीचे, और दक्षिण की ओर कितना चला वो 5 चला भाई।
थोड़ा और बना देते हैं, 5 को दक्षिण की ओर 5 चला, आगे फिर पूरब की ओर 2 किलोमीटर चला, फिर पूरब की ओर 2 किलोमीटर चला, पूरब की ओर 2 किलोमीटर चला। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि उसके बाद वो उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चला। अब उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चला तो उत्तर की ओर 9 किलोमीटर बड़ी डायरेक्शन होगी। यहाँ तक कहानी ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक है। तो कह रहा है वह आदमी अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, मतलब ये वाली आपको डायरेक्शन बतानी है। अगर आपने थोड़ी सी मैथ पढ़ी होगी तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे से एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये आपके पास बेस होता है जिसे आप बोलते हो आधार, ये आपके पास लंब होता है और इसे आप कहते हो कर्ण। इंग्लिश में बात करो बेस, इसे बोलते हो परपेंडिकुलर और इसे बोलते हो हाइपोथेनस। ठीक है, आपके पास सिंपल सा होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यही तो होता है। अब आप मुझे बताओ, ये 2 है तो ये भी कितनी होगी? 2 किलोमीटर होगी नहीं होगी? ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे की दोनों क्या होती है? सेम होती है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये 5 है तो ये कितनी होगी? 5। ये पूरी टोटल कितनी है? तो टोटल तो ये 9 थी। ठीक है, अगर ये 5 है तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 होगी, क्योंकि टोटल 9 है। 5 ये है, 4 ये है, टोटल 9 हो गई। अब आपको आधार मिल गया और लंब मिल गया, तो निकाल लोगे कर्ण? बोलो, निकाल लोगे? तो देखो कैसे निकालोगे। देखो भाई, सिंपल सा है। लंब आपके पास 4 का स्क्वायर है, आधार आपने निकाला 2 यहाँ है 1 यहाँ है, मतलब 3 का स्क्वायर। तो 4 चौको 16 और 3 तिया 9, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, तो कर्ण बराबर आप बोल रहे होंगे अंडर रूट 25। और 25 कितने का होता है? तो कर्ण बराबर 5। आपके पास क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। काफ़ी विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन गलत किया था भाई। 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली से 3 गुनी है और तीसरी पहली से 5 गुनी है, संख्याएं क्रमशः क्या होंगी? भाई इसको 45 कर लेना। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 27, द सेकेंड इज 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द नंबर? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पता होती तो आप इसे कर लेते। तो चलो मैं ABC मान लेता हूँ, ABC मान लेता हूँ। क्या मानूँ? बोलो, X मान लूँ? किसकी? तुम्हारी? नहीं भाई सर, क्वेश्चन की X मानूँ? तो चलो क्वेश्चन की X मान लेते हैं। लेट्स द नंबर इज X, माना संख्या क्या है? X। 3 संख्याओं का औसत, दूसरी पहली से 3 गुनी, पहली से 3 गुनी तो पहली को X मान लो, पहली X ही होती है ना, तीसरी तो X नहीं होती। अच्छा, किसी किसी की हो सकती है, चलो कोई नहीं। पहली दूसरी की 3 गुनी, पहली दूसरी की 3 गुनी, ठीक है, सॉरी दूसरी पहली की 3 गुनी, पहली से 3 गुनी तो पहली X, दूसरी 3X और तीसरी पहली से 5 गुनी, पहली X तो पहली से 5 गुनी 5X, 5 टाइम्स। यहाँ तक कहानी ठीक है। और 3 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। तो आपको पता होगा एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन। तो देखो सम कर लो, x प्लस 3x प्लस 5x, और ये कितनी है? 3 संख्या है तो 3, और औसत कितना है? 27 है। बिल्कुल सिंपल, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ जाएगी। ठीक है, अब x 3x और 5x, टोटल कितना x? 5 और 3 8 और 1 9x, तो 9x बराबर 27 इंटू 3, तो x बराबर कितना? 27 इंटू 3 अपॉन 9, तो 9 तियाँ 27, 3 तियाँ 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अगर x की वैल्यू 9 आ गई तो संख्या है। फर्स्ट नंबर आपने क्या माना था? बोलो, a क्या माना था? x माना था, तो x कितना? x 9 ही रहेगी, x में तुम्हारी 9 ही रहेंगी।
अब सेकंड नंबर क्या माना था, बोलो बी माना था। बी कितना है, 3x है, तो 3 लोगों की x कितना, 3 इंटू 9, 3 9 27। तीसरी देखो, तीसरे कितनी थी, 5x, तो 5x बराबर 5 इंटू 9 पंजे 45, कहीं दिख रहा है, 9 27 45, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे भाई, ये 3 गुनी है, ये 5 गुनी है, डायरेक्ट आंसर ये हो जाता। ठीक है भाई, ऑप्शन भी आप कर सकते थे भाई, एलिमिनेशन मेथड लगाकर 1 9 25 49 x और 121। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्क्वायर चल रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये 11 का स्क्वायर। तो देखो 1 3 5 7, तो ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। किसकी चल रही है, ऑड नंबर की सीरीज। तो आगे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 9 कितना, 81। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बोलो हाँ या ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण ने कहा, अरुण सेठ कि यह लड़की जो है मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अरुण का उस लड़की से जो क्या संबंध पूछ रहा है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में कहना चाह रहा है वो, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू गर्ल। देखो देखो अगर आप फैमिली ट्री इसकी बनाओगे तो कैसे बनेगी। देखो अरुण कह रहा है, तो ये मैंने अरुण बना दिया। ठीक है, अब जो अरुण कह रहा है कि जो ये लड़की है मेरी माँ के, मतलब अरुण के माँ के, अब माता जी कहाँ आएंगी, ऊपर वाली फैमिली ट्री में। तो अरुण की माता जी की मेरी माँ के पोते की पत्नी। अब अरुण के माँ के पोते, अब अरुण के माँ का जो पोता होगा वो अरुण का बेटा होगा, होगा नहीं होगा। तो जो अरुण के बेटे की वो क्या है, पत्नी है, वाइफ है। ठीक है, उसकी क्या है, वाइफ है। प्लस कर देते हैं जन्म जन्म का साथ। ठीक है, तो देखो वो कह रहा है कि अरुण का उस लड़की के साथ क्या संबंध है। तो ये इसका बेटा है और उसके बेटे की पत्नी, मतलब वो बहू हुई। तो ये इसे क्या कहेगा, ससुर। ठीक है, अरुण क्या हुआ, उसका ससुर हुआ, फादर इन लॉ। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि PALE का जो कोड है वो दे रखा है आपके पास 2134, और आपके पास दिया है अर्थ का कोड EARTH। अर्थ का कोड आपके पास है 41590। तो आपसे पूछ रहा है PEARL का कोड क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा था, जो अल्फ़ाबेट्स आपको दे रखे थे उसके नीचे उनके नंबर्स लिखे हुए थे। जब भी आपके पास वो वर्ड पूछे जाएं जो आपके पास यहीं दे रखे हैं, जैसे P दे रखा है, E दे रखा है, A दे रखा है, R दे रखा है, L दे रखा है, तो वो उसके कोड हो जाते हैं। P का कोड 2 होगा, A का कोड 1, L का 3, E का 4। तो जैसे P का कोड पूछेगा 2, E का कोड क्या होगा 4। देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। A का कोड दोनों जगह 1 है, R का कोड क्या है 5 और L का कोड 3, 2 4 1 5 3 है। ऑप्शन बी आपके पास सही आंसर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।